तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। सर आज क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा? हाँ बेटा आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और न्यू चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। सर इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? बेटा इससे पहले अभी हम प्लानिंग पढ़ के आ रहे हैं। क्या पढ़ के आ रहे हैं? प्लानिंग, ठीक है ना। तो आपको पता है मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन। हाँ जी सर हमें पता है। पहला फंक्शन बताओ बेटा। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? प्लान्स बनाते हैं। सर उसके बाद बेटा आज हम दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? आज आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारे के सारे प्लान्स बना लिए। आज बेटा आपको रिसोर्सेज गैदर करने हैं। मैं कह रहा हूं फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों टाइप के रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं। बात समझ में आई? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। आज आपको ऑर्गेनाइज करनी है चीजें। सर ऑर्गेनाइज करने का मतलब इकट्ठा करना? हाँ बेटा आज मैं चीजों को इकट्ठा करूंगा। चीजें कौन सी हैं? फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों टाइप के रिसोर्सेज को गैदर करूंगा। सर यानी ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? बेटा ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन सुनिएगा। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर and bringing together physical and financial resources for reporting relationship या for defining the authority and responsibility relationship। अब आप मेरी बात को ढंग से समझिएगा मैंने क्या बोला है। सर आपने बोला है ऑर्गेनाइजिंग, पता है क्या? आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले बेटा आपको पूरे के पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करना है कि टास्क एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। जो कहां पे डिसाइड करा गया ऑब्जेक्टिव मुझे बताओ? प्लानिंग के अंदर। वेरी गुड। उसके बाद उससे रिलेटेड पूरे पूरे टास्क को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं जब आप पूरे टास्क को स्मॉलर स्मॉलर टास्क में डिवाइड करेंगे तो आप सिमिलर जॉब्स को ग्रुप कर देंगे एक साथ, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? सर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ेगी। दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा मैं अभी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बात समझ में आ गई? और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो हम ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर देंगे। सर इस बात का क्या मतलब? बेटा मान लो मेरी शादी है। सर आपकी शादी? हाँ बेटा मेरी शादी है। आज मैंने प्लानिंग कर ली कि मैं शादी करूंगा। मैंने डिसाइड कर ली है बेटा। मुझे बताओ मैंने कहां डिसाइड करा होगा? डिसाइडिंग इन एडवांस कि मुझे शादी करनी है। सर ये तो आपने प्लानिंग कर ली होगी। हाँ बेटा प्लानिंग कर ली। आज मेरी शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं तो मुझे बताओ सर आपको बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? ऑर्गेनाइज। तो बेटा मुझे बताओ क्या मेरे को फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर विदाउट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर सकते, आप अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं? पूरे टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। फिर मैं सिमिलर जॉब्स को ग्रुप करूंगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिफाइन करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो जाएगी। सर इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? हाँ बेटा मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप टेंशन मतलब बस अभी मैं इंट्रो दे रहा हूं आपको, सिर्फ इंट्रो बता रहा हूं कि पूरे चैप्टर में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर, bringing together physical and financial resources and establishing authority and responsibility relationship। सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्या हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं? बेटा आप इसको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या आगे चलें पूरा अच्छी तरीके से देखें ऑर्गेनाइजिंग क्या है? हाँ सर आगे चलिए और ऑर्गेनाइजिंग बताइए क्या है। तो बेटा आइए जरा पूरा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं। सर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझना नहीं है क्या आपको कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, हम कैसे परफॉर्म करते हैं? तो क्या हमें पूरा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखना पड़ेगा? हाँ बेटा हमें पूरा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सर दोबारा बताइए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सर हमें किस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है? बेटा द होल टास्क शुड बी आइडेंटिफाइड। पूरे काम को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में आपको प्लानिंग जहां पे करी थी, आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरा कंप्लीट टास्क क्या है? बात समझ में आ रही है? उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? बेटा ताकि काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आए, सो दैट स्पेशलाइजेशन विल बी अचीव्ड। सर इस बात को जरा आप हिंदी में समझा दो। बेटा हिंदी में बता रहा हूं, आप ढंग से सुनो मेरी बात को। मैं कह रहा हूं पता है मैंने अपनी शादी का एग्जांपल दिया था। मान लो मेरी शादी है, शादी इज अ होल टास्क, पूरा का पूरा टास्क है। अब मेरे को पता है क्या करना है? मेरे को शादी का फंक्शन अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है। तो पता है सबसे पहले मैंने टास्क को आइडेंटिफाई करा। टास्क आइडेंटिफाई करना मतलब शादी होनी है, ठीक है ना।
फिर मैंने पूरे शादी वाले काम को स्मॉलर स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर दिया। डेकोरेशन का काम अलग, खाना पकाने वाला काम अलग, म्यूजिक वाला काम अलग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा हूं सारे के सारे पूरे के पूरे टास्क को मैंने स्मॉलर स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर दिया। सर ऐसा क्यों करा बेटा? ताकि काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आए। जो मैं कह रहा हूं मेरे शादी ऑर्गेनाइज हो रही है वो अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से हो। सर क्या मतलब? मैं कह रहा हूं बेटा जो मैंने डेकोरेशन वाले को दिया है, क्या डेकोरेशन बहुत बढ़िया तरीके से होगा? हाँ सर, क्योंकि उसको सिर्फ डेकोरेशन परफॉर्म करना है। बेटा जो मैंने म्यूजिक वाले को काम दिया है म्यूजिक बजाने का, क्या वो अच्छी तरीके से होगा? हाँ सर, क्योंकि उसको सिर्फ म्यूजिक प्ले करना और कुछ प्ले ही नहीं करना। ऐसी मैंने जो खाना पकाने वाला काम खाने वाले को दिया है, तो क्या वो भी अच्छी तरीके से होगा? हाँ सर, काम के अंदर स्पेशलाइजेशन, सारे के सारे टास्क अच्छी तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। काम के अंदर क्या आता है? स्पेशलाइजेशन। तो पहला स्टेप है बेटा ऑर्गेनाइजिंग का, आपको पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करना है और डिवीजन ऑफ वर्क करना है, स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना है, सो दैट स्पेशलाइजेशन विल बी अचीव्ड। तो बेटा आप नेक्स्ट स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। और डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं अभी आपने पूरे टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करा था। हाँ सर करा था। जो शादी वाला काम था पूरा टास्क था, और जो आपने उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करा था, डेकोरेशन, म्यूजिक वगैरह, वो सारे के सारे स्मॉलर टास्क थे। मैं कह रहा हूं जो स्मॉलर टास्क होते हैं, तो इसको पता है हमें क्या करना पड़ता है? इसको हमें ग्रुप करना पड़ता है। सर ग्रुप क्यों करना पड़ता है? बेटा दीज सिमिलर स्मॉलर टास्क आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। बेटा इसलिए ग्रुप करना पड़ता है ताकि हम एक डिपार्टमेंट बना दें। मैं कह रहा हूं अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स वाली एक्टिविटी सिर्फ कौन परफॉर्म करेगा? सर सेल्स डिपार्टमेंट। बेटा मार्केटिंग वाली सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन वाली सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मैं कह रहा हूं बेटा मैंने सारी की सारी सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया और मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया, जिस बात को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करा पूरे टास्क को, फिर आपने क्या करा? उसको डिवाइड करा स्मॉलर टास्क में, और फिर आपने क्या कर दिया? उनको ग्रुप कर दिया टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट विच इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। बात समझ में आ गई? उसके बाद आता है बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है? सर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब है अब आपने डिपार्टमेंट बना दिए हैं, अब आप लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स पता है क्या करेंगे? काम असाइन करेंगे। ठीक है ना सर? अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स क्यों? मैं कह रहा हूं बेटा कोई पढ़ाता है बिजनेस स्टडीज और उसको आप पढ़ाने को दे दो केमिस्ट्री, ठीक है ना, बेचारा तो परेशान हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना वो काम कर पाएगा ना आप उससे काम करा पाओगे। आप बात को समझ रहे? मैं कह रहा हूं जो भी उसकी स्किल है, जो पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, उसको अकॉर्डिंग टू दिस स्किल्स क्या करना है? हमें काम को असाइन करना, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो आज जब आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया था, तो आप पता है क्या कर रहे हैं? आप उनको क्या असाइन कर रहे हैं? ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स। अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स, हाँ बेटा, जिससे काम के अंदर स्पेशलाइजेशन और आएगा। आप मेरी बात को समझिए। पहले तो हमने पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करा था, फिर स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर दिया था, फिर हमने उसको ग्रुप कर दिया टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। आज हम सबको क्या असाइन कर रहे हैं? हम सबको ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और ड्यूटीज कैसे असाइन कर रहे हैं बेटा? इस तरीके से असाइन कर रहे हैं कि वो उनकी स्किल्स से मैच करें अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स। तो बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के बाद लास्ट स्टेप बचता है हमारा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है ना सर? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का मतलब है आज जब आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दिया है, आज आपने ड्यूटीज असाइन कर दी हैं, तो आपको पता है क्या करना है? आपको कुछ काम नहीं करना, सिर्फ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। सर हम इसको कुछ और भी बोल सकते हैं बेटा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करना ही रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंफ्यूजन ना हो। किस चीज का कंफ्यूजन? मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात को भी डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? कौन किससे ऑर्डर लेगा, ठीक है ना, और कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी चीज बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं ऑर्डर किसी से ले रहे हो, रिपोर्ट किसी को कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट जो स्टेप है वो पता है क्या है बेटा? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे ऑर्डर लेने हैं और किसके टुवर्ड्स आपको रिपोर्ट करना, दैट इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी क्लियरली डिफाइनिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप मेरी बात को समझे? हाँ जी सर, आप पूरी की पूरी बात समझ चुके हैं।
मुझे बताओ पहला स्टेप क्या था, पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करना। हाँ जी सर। पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइड कर देना। उसके बाद सर, उसके बाद आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन करा, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। सेल्स एक्टिविटी सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज एक्टिविटी परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एक्टिविटीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आपने उसके अंदर ड्यूटीज असाइन करी अकॉर्डिंग टू द सूटेड स्किल्स के अकॉर्डिंग आपने ड्यूटीज को असाइन करा। और लास्ट में पता है बेटा आपने क्या करा, लास्ट में आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डिफाइन करा। ठीक है ना, यानी आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्या करा बेटा, डिफाइन करा। आप बात को समझ रहे हैं कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा। बात समझ में आ गई। इससे आपको बेटा हेल्प मिलनी है किस चीज में, टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड क्लैशेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा आइए अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सर इंपॉर्टेंस को क्या एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। हाँ बेटे, चाहे आप एडवांटेजेस बोल लीजिए चाहे इंपॉर्टेंस बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस आने जा रही है स्पेशलाइजेशन। क्या स्पेशलाइजेशन, सर स्पेशलाइजेशन तो वर्ड अभी हमने सुना था। हाँ बेटा, मुझे बताना स्पेशलाइजेशन किससे आता है। सर डिवीजन ऑफ वर्क से। हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, पूरे के पूरे टास्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। वेरी गुड। और पूरे के पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल सर, स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद मुझे बताओ वो हम टास्क क्या करते थे, वो अकॉर्डिंग टू द सूटेड स्किल्स लोगों को असाइन करते थे, है ना, जिससे बेटा काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन का मतलब बेटा काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्पेशलाइजेशन का। मैं कह रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने किसी पर्सन को हायर कर लिया कि आपको आना डेली टाइपिंग करके जाना है। ठीक है ना, अब क्या हुआ, वो पर्सन आता है, मैंने उसको काम असाइन कर दिया कि आपको 2 घंटे डेली टाइपिंग करनी है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, किसी तरफ ध्यान नहीं देना और चले जाना है। तो वो पर्सन आता है, डेली टाइपिंग करते हैं। ठीक है ना, अब पहला आया, पहले उस दिन टाइप कर रहा है देख के आराम से। फिर नेक्स्ट डे थोड़ी सी स्पीड डेवलप हुई, आज थोड़ी तेज करने लगा। फिर मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते बाद मैं कह रहा हूँ बस जल्दी हाथ चलने लगे। मैं कह रहा हूँ बेटा 1 महीने में आज वो नीचे नहीं देखता, आज सामने देख के बस हाथ चलाता रहता है। मुझे बताओ क्या वो काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हो गया। हाँ बेटा, वो काम के अंदर पता है क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड। और ऐसा पता है कब हो पाया, जब मैंने पूरे के पूरे टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करा। और वो टास्क पता है किसको असाइन करे, मैंने लोगों को असाइन करे अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स, उनकी सूटेड स्किल्स के अकॉर्डिंग। आज वो आते हैं, उस काम को डेली परफॉर्म करते हैं। मैं कह रहा हूं जब डेली परफॉर्म कर रहे हैं सेम टास्क को, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड। आप मेरी बात को समझे। हाँ जी सर, अब हमें समझ में आ गए। तो ऑर्गेनाइजिंग से काम के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन आता है। हाँ बेटा, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन द वर्क बिकॉज द होल टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क which further assigned to the people according to their suited skills. As a result, specialization is achieved. अब बात समझ में आई। हाँ जी सर, पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। इस बात का क्या मतलब है, पहले आप मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या थी। क्या हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। हाँ सर, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। मुझे बताइए, हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन of efforts of different departments and individuals, है ना, for the achievement of organizational goal। सर याद आ गई हमें बेटा। ऐसी बस आपको सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है, मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखी सेकंड इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। क्या ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आ रहा है। हाँ बेटा, क्यों, मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। सर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्लियर कट डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की। मैं बोल रहा हूं क्लियर कट डिफाइन कर रहे हैं कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे बताओ, जब आप इतना क्लियर कट बात कर रहे हैं कि आपकी देखो भाई यही अथॉरिटी है, मैं कह रहा हूं आपको डेली आना है, आपको टाइपिंग करनी है, 2 घंटे चले जाना है और कुछ काम करना है नहीं, किसी के दूसरे काम में टांग अड़ानी नहीं, आप बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन दे रहे हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मुझे बताइए क्या काम के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आएगा। हाँ सर, सारे के सारे एफर्ट्स हार्मोनाइज हो जाएंगे, कोई क्लैशेस एंड डिस्प्यूट्स होने ही नहीं है। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा बेटा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पता है क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। यानी ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन लाने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है ना, बाय गिविंग द क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजिंग क्लियर कट डेफिनेशन देती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, डिफाइन करती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आता है। तो ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इंपॉर्टेंस है किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है
क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्या? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सर इस बात का मतलब क्या है? पहले मुझे बताइए वर्किंग रिलेशनशिप क्या है। देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सुपीरियर है और कोई उसका सबऑर्डिनेट है, यानी कहने का मतलब कोई बॉस है और कोई उसका सबऑर्डिनेट है, यही तो मतलब है। मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बॉस होता है और कोई उसका सबऑर्डिनेट होता है, इसके अंदर क्लैरिटी रहनी चाहिए कौन किसका बॉस है, ठीक है ना, और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। अगर इसके अंदर क्लैरिटी रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लैशेस और कंफ्यूजन तो बेटा होनी नहीं है। अगर आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करा है, तो क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्लियरली कहां डिफाइन करते हैं, जरा मुझे बताइएगा। सर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिफाइन करते हैं किसकी कितनी अथॉरिटी है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कौन किसका बॉस होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, इस बात को डिफाइन कहां करा जाता है? सर इस बात को डिफाइन करा जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। कहां करा जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में। तो यानी मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देयर इज अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयरफॉर देयर इज अ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लैरिटी आती है वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से कंफ्यूजन एंड क्लैशेस नहीं होते। आप ये बात ध्यान रखिए। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या थी? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियर? बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली, एफिशिएंटली या ठीक से हम यूटिलाइज कर पाते हैं। सर इस बात का मतलब क्या है? बेटा इस बात का मतलब है हमारे रिसोर्सेज ज्यादा वेस्टेज नहीं होती। सर क्यों? बेटा क्योंकि टाइम और एफर्ट्स की वेस्टेज नहीं हो रही। सर टाइम और एफर्ट्स की वेस्टेज क्यों नहीं हो रही? बेटा यहाँ पे आपने क्लियर कट डेफिनेशन दी है, याद करो किस चीज की? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आपने यहाँ पे वर्क्स असाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द सूटेड स्किल्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिफाइन कर दी, सारी की सारी बातें बता दी लोगों को। मैं कह रहा हूँ देयर वोंट बी एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जिसकी वजह से कोई काम में डुप्लीकेशन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ टाइपिंग वाला बंदा टाइपिंग परफॉर्म कर रहा है, कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब मैं कह रहा हूँ उसने भी पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करके रख दिया, दूसरा बंदा उसने भी सेम डॉक्यूमेंट टाइप करके रख दिया। दीज आर द रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप टाइम और एफर्ट्स का क्या कर रहे हैं? वेस्टेज कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से आप पता क्या करते हैं? देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द सूटेड स्किल्स, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स नहीं होगी। टाइम एंड एफर्ट्स का वेस्टेज नहीं है तो बेटा मुझे बताओ पैसा ही पैसा, फायदा ही फायदा। जल्दी से बताओ क्या आपकी कॉस्ट कम? हाँ सर कॉस्ट कम, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज हो गए बेटा। तो यानी मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज आर असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द सूटेड स्किल्स, देयरफॉर देयर वोंट बी एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है ना, which further leads to optimum utilization of resources by avoiding the wastage of time and efforts in the organization. Very very good. बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एडेप्टेशन टू चेंज। सर एडेप्टेशन टू चेंज को क्या हम डायनामिक भी बोल सकते हैं? हाँ बेटा, ऑर्गेनाइजिंग इज डायनामिक, ये भी इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। सर इस बात का क्या मतलब? बेटा मैं कह रहा हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, उसको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन इजीली अडेप्ट कर लेती है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उनको अडेप्ट करने में। सर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं? बेटा क्या हमने चैप्टर पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट? हाँ सर पढ़ा था। उसके अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस देखे थे। हाँ सर देखे थे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं इसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन इजीली अडेप्ट कर ले, ठीक है ना। इसमें कौन हेल्प कराता है? बेटा ऑर्गेनाइजिंग। जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है वो इतना डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है कि आप सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन चेंजेस को क्या कर रही है? अडेप्ट कर रही है। सिर्फ किसकी वजह से? बेटा सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस इतना डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है कि हम सारे के सारे चीजों को क्या कर लेते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट कर लेते हैं इजीली। देयरफॉर आई कैन से दैट अडेप्टेशन टू चेंज इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देयरफॉर ऑर्गेनाइजिंग इज डायनेमिक। अब आपको बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। क्या हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे चलें? हाँ सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे चलिए। आओ बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पढ़ें। बेटा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आने जा रही है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है बेटा क्या है?
ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में। सर आपने पहले हमें दो वर्ड बताए थे, एक डाइवर्सिफिकेशन था और एक ग्रोथ था, दोनों में क्या डिफरेंस है ज़रा बताएंगे? बेटा मैंने आपको बोला था अगर मैं न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ, न्यू वेराइटीज न्यू साइजेस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्टिविटीज को क्या कर रहा हूँ, डाइवर्सिफाई। वेयर एज अगर मैं एक सेम प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट की ज्यादा बेच रहा हूँ, दैट इज मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? ग्रो। मैं कह रहा हूँ चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे डाइवर्सिफिकेशन हो, सारी की सारी चीज में कौन हेल्प कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग। सर ऐसा कैसे? बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को न्यू डिपार्टमेंट्स लॉन्च करने हैं, तो मुझे बताओ डिपार्टमेंटलाइजेशन होता कहाँ है? सर ऑर्गेनाइजिंग में। मैं कह रहा हूँ मेरे को न्यू ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जाना है, एक्सपेंड करना है, वो भी कैसे करूंगा? सर ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। बेटा यानी मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को डिफरेंट जॉब पोजीशंस और लॉन्च करनी है, कैसे करूंगा? सर ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। बेटा ऑर्गेनाइजिंग के ही थ्रू सारी की सारी चीजें हो रही हैं। आप काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस बात का मैंने स्टार्टिंग में मतलब बताया था कि आप फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके आते हैं। आप जो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके आ रहे हैं, वही फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। आप बात को समझे? तो विदाउट ऑर्गेनाइजिंग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है किस चीज में? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रेमवर्क। ये ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं आप ऑर्गेनाइजेशन को पता है दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मैं कह रहा हूं अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? आओ जरा मेरे साथ हम पढ़ें जल्दी से फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। दोबारा सुनिए, मैं कह रहा हूं इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। इस बात का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और उस ऑर्गेनाइजेशन को मेरे को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करी है। तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। अब आप सोच रहे होगे फंक्शंस कौन से हैं जो परफॉर्म किए जाने हैं? बेटा फॉर एग्जांपल सेल्स फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। मार्केटिंग को कौन हैंडल करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन को कौन हैंडल करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसी एचआर डिपार्टमेंट। मैं कह रहा हूं आज बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पता क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। और अगर मैंने इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा है कि मैं फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना रहा हूं, तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं, तो बेटा मैंने पता है कौन सा स्ट्रक्चर यूज करा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट पढ़े, आओ जरा सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। बेटा सेकंड पॉइंट है फंक्शनल स्ट्रक्चर से पता है क्या आता है काम के अंदर? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्या आता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब आप सोच रहे होगे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या है? मैं कह रहा हूं बेटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है अगर आप किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूसली और रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या आप उस फंक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे? हाँ जी सर। अगर मेरे को टाइपिंग दे दी जाए, 1 महीने 2 महीने मेरे को टाइपिंग करनी है, बेटा टाइपिंग में ऐसे करूंगा मेरे को कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगा उस फंक्शन के अंदर। तो यानी सेल्स डिपार्टमेंट वाले किस में एक्सपर्ट हो गए हैं? किस में स्पेशलाइज्ड हो गए हैं? बेटा सेल्स में। परचेज वाले किस में एक्सपर्ट हो गए हैं? परचेज में। मार्केटिंग वाले किस में एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड हो गए हैं? मार्केटिंग में। यानी बेटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से, फंक्शनल स्ट्रक्चर से काम के अंदर क्या आता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब आपको बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, अगर आप एक फंक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं तो काम के अंदर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देयरफॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द वर्क। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मैं कह रहा हूं इस टाइप के स्ट्रक्चर में देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बेटा यहां पे पॉसिबल है ही नहीं। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं कह रहा हूं बेटा इसलिए पॉसिबल नहीं है
क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल अलग अलग फंक्शन दिया गया है। सेल्स वाले सारे काम कौन करेगा मुझे बताओ, सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज वाले सारे काम कौन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट। मार्केटिंग वाले सारे काम कौन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मुझे बताओ क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां पे सबको अलग अलग काम दे दिए गए हैं, और जब अलग अलग काम दे दिए गए हैं तो कोई किसी का काम रिपीट करने वाला है नहीं। क्या परचेज डिपार्टमेंट सेल्स का काम करेगा? कभी नहीं करना। मैं कह रहा हूं परचेज वाला सिर्फ परचेज का काम करेगा। क्या मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन का काम करेगा? नहीं बेटा, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगा। सो मैं बोल सकता हूं यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अगर पॉसिबल नहीं है, काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा बेटा, तो मैं बोल सकता हूं इट मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑल्सो। अगर मुझे बताओ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो ही नहीं रहा तो आपका खर्चा बेटा कम आ रहा है, रिसोर्सेज कम वेस्ट हो रहे हैं, एफर्ट्स कम लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देयर इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स as each department emphasize give emphasis to their own interest। इस बात का मतलब क्या है बेटा, जरा सुनो ढंग से। मैं कह रहा हूं इस बात का मतलब यह है कि डिविजनल स्ट्रक्चर तो अलग है ही, हमें पता है, हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैं कह रहा हूं बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर पता है क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिपार्टमेंट्स आपने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, वो अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को ही सब कुछ समझते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते। क्या मतलब? मैं कह रहा हूं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, उसको मतलब ही नहीं सेल्स वाले क्या कर रहे हैं, परचेज वाले या ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उसका सिर्फ अपना गोल है कि उसको प्रोडक्शन टाइम पे करके देना है। मार्केटिंग वाले चाहते हैं मार्केटिंग से सेल बढ़े, परचेज वाले चाहते हैं कि आप मिनिमम कॉस्ट पे रॉ मटेरियल परचेज करें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पे हो क्या रहा है, सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने इंटरेस्ट को क्या दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं ज्यादा, दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब ही नहीं है। अब जो दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है तो ऑब्वियसली देयर इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ऐसा क्यों? अब मेरी बात को ढंग से सुनिए। मान लीजिए सेल्स कम हो रही है, ठीक है ना, अब सेल्स कम हो रही है, मैं कह रहा हूं मैनेजर उठ के आया सिर्फ सेल्स के पास, सेल्स डिपार्टमेंट से पूछा बताओ भाई सेल क्यों कम हो रही है? सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला मुझे क्या पता, जाके पूछो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, ठीक से मार्केटिंग नहीं कर रहे होंगे। मैं मार्केटिंग के पास गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों से पूछा सेल्स क्यों कम हो रही है? मार्केटिंग वाले ने बोला आपका प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, लोग खरीदते ही नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाओ, क्वालिटी ठीक नहीं है। मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने से पूछा मैंने भाई सेल्स क्यों कम हो रही है, आपके प्रोडक्ट ठीक नहीं बन रहा। कह रहे प्रोडक्ट कैसे ठीक बनेगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ठीक नहीं खरीदता। मैं कह रहा हूं बेटा मैनेजर परेशान, मैनेजर को समझ नहीं आ रहा किसको पकड़े। यहां पे तो बात एक दूसरे पे टाली जा रही है, और क्यों टाली जा रही है मुझे बताना, क्योंकि बेटा यहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन होता तो ऐसी प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है? हाँ जी बेटा, यहां पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब था आंसरेबिलिटी, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो आपको पता है काम इफेक्टिव तरीके से होंगे ही नहीं, एक दूसरे पे बातें टाली जा रही हैं। तो मैं बोल सकता हूं अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर यहां पे अकाउंटेबिलिटी भी जीरो है। आप ये मान के चलिए कोई अकाउंटेबल है ही नहीं, एक दूसरे पे बात को टाला जा रहा है। क्लियर बेटा? लास्ट पॉइंट, क्या ये स्ट्रक्चर सिंपल है? बेटा वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डिपार्टमेंट बनाने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म, बस और कुछ नहीं करना। यानी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सूटेबल है? हाँ बेटा, इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं जब डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर है? तो यानी देखो समराइज करते हैं जल्दी से। मैं कह रहा हूं है क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म। इससे काम के अंदर क्या आता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मुझे बताओ क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है? सर नॉट पॉसिबल, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। क्या इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है? ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी क्या होती है, इससे रिड्यूस होती है। अच्छा, क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है, बिकॉज बेटा कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में। अकाउंटेबिलिटी तो तब होगी जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और क्या ये सिंपल है? वेरी वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। क्लियर? तो बेटा अभी हमने जो कंटेंट पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर का, क्या उसमें से कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेपरेट कर लें? हाँ जी सर, जल्दी से सेपरेट करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। पहले मुझे बताइए क्या इसके एडवांटेज है? इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। हाँ जी सर, पहला स्पेशलाइजेशन। और कौन सी स्पेशलाइजेशन?
इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, पहली एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज क्या है, क्या ये बेटा इकोनॉमिकल पड़ता है? हाँ जी सर इकोनॉमिकल, बिकॉज देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? बिकॉज यहां पे सारा का सारा काम आपने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म डिवाइड कर रखा है, और यहां पे जो आपने डिपार्टमेंट बनाया वो एक पर्टिकुलर फंक्शन है। मैं कह रहा हूं सेल्स डिपार्टमेंट क्या परफॉर्म करता है? सेल्स फंक्शन। परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना, परचेज फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यानी यहां पे आपने डिपार्टमेंट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, इस वजह से देयर इज नो डुप्लीकेशन इज पॉसिबल। एंड डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट बिकॉज इट अवॉइड्स वेस्टेजेस, एज अ रिजल्ट इट इज इकोनॉमिकल। बात समझ में आई? हाँ जी सर, पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। एक और एडवांटेज लो बेटा, एक और एडवांटेज लो। मैं कह रहा हूं क्या ये सिंपल है? सर वेरी वेरी सिंपल। मैं कह रहा हूं जितनी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पता है ज्यादातर क्या यूज करते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटा, बिकॉज इट इज सिंपल। ये बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स को बनाना है। क्लियर है? तो यानी मैंने आपको 3 एडवांटेजेस बताए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है बेटा। पहली मुझे बताओ क्या? सर इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वेरी गुड। सेकेंड, सर इट इज इकोनॉमिकल, वेरी वेरी गुड। और मुझे बताओ इट इज वेरी सिंपल। क्लियर? क्या डिसएडवांटेजेस देख लें? आइए जल्दी मेरे साथ। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली डिसएडवांटेज है फंक्शनल एम्पायर। सर फंक्शनल एम्पायर वर्ड का मतलब क्या है? बेटा फंक्शनल एम्पायर का मतलब है कि यहां पे पता है क्या होता है, यहां पे ईच डिपार्टमेंट गिव मोर एम्फेसिस टू देयर ओन इंटरेस्ट, एज अ रिजल्ट देयर इट लीड्स टू फंक्शनल एम्पायर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो डिपार्टमेंट अपने आप को ही समझता है हम ही हम है, बाकी पानी कम है। बेटा इसी बात का मतलब तो फंक्शनल एम्पायर है। मैं अगर फंक्शनल एम्पायर का मतलब हम ही हम, बाकी पानी कम, ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? मैं इसलिए बोल रहा हूं सेल्स डिपार्टमेंट अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा, परचेज डिपार्टमेंट अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा, ऐसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेटा ये अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं और किसी के इंटरेस्ट का इनको ध्यान ही नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने आप को ही समझते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते। बेटा सेकंड डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट्स। सर कॉन्फ्लिक्ट्स? हाँ बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स। यहां पे बेटा लाते घूसे भी चल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सर किस बात को लेके? बिकॉज बेटा देयर इज लेसर अकाउंटेबिलिटी, और जहां पे लेसर अकाउंटेबिलिटी है, लेसर अकाउंटेबिलिटी का मतलब सर, लेसर अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहां पे जवाबदेही तो जीरो है, आंसरेबिलिटी जीरो, एक दूसरे पे ब्लेम डाले जा रहे हैं और मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा गलती किसकी है ना? अब मैंने आपको पूरा बताया था, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। मान लो सेल्स कम हो रही है, सेल्स वाला किस पे ब्लेम डाल रहा है कि मार्केटिंग में, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वाला परचेज पे, परचेज वाला एचआर पे। आप बात को समझ रहे हैं? यहां पे लेसर अकाउंटेबिलिटी, इस वजह से बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा पॉसिबल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना बेटा? का एक और डिसएडवांटेज लेके आए? हाँ जी सर, जल्दी से कंटेंट में से एक और डिसएडवांटेज लेके आए। बेटा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया था देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहां पे बेटा मैं कह रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, दूसरे से मतलब नहीं। बताओ हम ही हम, बाकी पानी कम। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से बेटा आपस में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। इन डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूं? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक फोर्थ आप और पॉइंट बना के लिख सकते हैं, दैट इज लेसर अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको बता दिया, बट आप इसको एक सेपरेट डिसएडवांटेज बना के भी लिख सकते हैं, दैट इज लेसर अकाउंटेबिलिटी। यहां पे आंसरेबिलिटी लेसर है, ठीक है ना? क्योंकि आप यहां पे क्या कर रखे हो, आप देख नहीं सकते किसकी गलती है। मैं कह रहा हूं एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं लेसर अकाउंटेबिलिटी है। तो पहला फंक्शनल एम्पायर, दूसरा मुझे बताओ कॉन्फ्लिक्ट्स, तीसरा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना? और जल्दी से लास्ट बता दो लेसर अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? तो आइए बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सर? अब हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी गुड, आओ बेटा मेरे साथ। मैं कह रहा हूं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। अब डाइवर्सिफाइड का क्या मतलब? बेटा आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? आप बात को समझ रहे हैं? सर फॉर एग्जाम्पल, बेटा फॉर एग्जाम्पल नेस्ले। सर नेस्ले के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? बेटा नेस्ले के पास मैगी है। बात समझ में आई? कौन से? मैगी।
नेस्ले के पास बेटा नेस्कैफे है, नेस्ले के पास किटकैट है, ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट है नेस्ले के पास। तो नेस्ले क्या डाइवर्सिफाइड कंपनी है? हाँ जी बेटा, नेस्ले क्या डाइवर्सिफाइड कंपनी, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनी जो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है ना, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो बेटा ऐसी कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज नहीं करती। फंक्शनल स्ट्रक्चर सिर्फ वहां पर सक्सेसफुल है जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी नहीं है। बट आज ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत बड़ी हो गई है, आपका नाम है पूरी दुनिया में, बहुत सारे प्रोडक्ट चलते हैं आपके नाम से। तो मुझे बताओ, क्या आज फंक्शनल स्ट्रक्चर काम करेगा? नहीं बेटा, आज आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर बोलता है आज डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी फंक्शन के बेसिस पे नहीं बनाए जा रहे, आज बनाए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इस बात का क्या मतलब? मैं कह रहा हूं बेटा, इस बात का मतलब कि नेस्ले कंपनी ने क्या कर रखा होगा, नेस्ले कंपनी ने ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रखा होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड डिपार्टमेंट्स बना रखे होंगे। किटकैट डिपार्टमेंट अलग, मैगी डिपार्टमेंट अलग, नेस्कैफे डिपार्टमेंट अलग। आप बात को समझिए, मैं कह रहा हूं अब किटकैट डिपार्टमेंट ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, सेल्स भी, परचेज भी, मार्केटिंग भी, प्रोडक्शन भी, सारी की सारी चीजें किटकैट से रिलेटेड। मैं कह रहा हूं बेटा नेस्कैफे वाले नेस्कैफे की सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन वो देखेंगे। मैगी वाले क्या करेंगे? मैगी वाले सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर वगैरह सारी की सारी चीजें कौन देखेगा? मैगी की सिर्फ मैगी डिपार्टमेंट। तो बेटा यहां पे आज एक डिपार्टमेंट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और वो डिपार्टमेंट सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। आप बात को समझ रहे हैं? चलिए एक एग्जांपल और दो बेटा। फॉर एग्जांपल मदर डेयरी, मदर डेयरी कंपनी का नाम सुना? हाँ जी सर। क्या उसका बेटा एक ही प्रोडक्ट है, मिल्क आता है, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं? सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, दही भी आता है, फ्लेवर्ड मिल्क भी आता है, छाछ भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बेटा पता है आपने मदर डेयरी ने क्या कर रखा है? मदर डेयरी ने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। छाछ का डिपार्टमेंट अलग, टोन्ड मिल्क का डिपार्टमेंट अलग, फुल क्रीम मिल्क का डिपार्टमेंट अलग, फ्लेवर्ड मिल्क का डिपार्टमेंट अलग, दही का डिपार्टमेंट अलग। आप बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी यहां पे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? बट फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था? फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो हमने डिपार्टमेंट बनाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म, बट यहां पे ऐसा नहीं है बेटा। यहां पे कैसा है? यहां पे हमने डिपार्टमेंट्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी हो गई है। तो मैनेज करने के लिए आपको डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर। मैं कह रहा हूं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर की वजह से पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या आता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से क्या आता था? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। बट इसकी वजह से क्या आता है? इसकी वजह से आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन? मैं कह रहा हूं बेटा मुझे आप बताओ, मदर डेयरी के अंदर जो छाछ बनाते हो वो किसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे? छाछ को प्रोड्यूस करने में। आप बात को समझ रहे हैं? जो फुल क्रीम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो फुल क्रीम को बनाने में क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं नेस्ले कंपनी की बात करूं, मैगी डिपार्टमेंट किसमें एक्सपर्ट? मैगी में। किटकैट डिपार्टमेंट किसमें एक्सपर्ट? किटकैट में। नेस्कैफे डिपार्टमेंट नेस्कैफे में। यानी बेटा यहां पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं आ रहा, यहां पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ रहा है। मैं कह रहा हूं यहां पे लोग जो हो रहे हैं स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उसमें पता है इट लीड्स टू क्या? इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। बट हमने पहले तो पढ़ा था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, बेटा वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर था। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आता है। बट अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूंगा डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो काम के अंदर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड, जल्दी से बताइए, डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल। सर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है? हाँ बेटा, यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल। मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं था, बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विच आर परफॉर्मिंग अंडर अ सेम डिपार्टमेंट। मैं बोल रहा हूं बेटा एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं, ठीक है ना? देयर आर मल्टीपल फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड अंडर द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस, हाँ बेटा।
तो मैं कह रहा हूं क्या उन मल्टीपल फंक्शंस को हो सकता है गलती से डिपार्टमेंट के अंदर रिपीट कर दिया जाए? बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और बेटा ऐसा ही होता है, देयरफॉर इट लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन बेटा बड़ी, काम आज ज्यादा हो गया, डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, आपने डिपार्टमेंट बना रखे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। एग्जांपल मैं कह रहा हूँ किटकैट डिपार्टमेंट जो होगा नेस्ले कंपनी के अंदर, वो किटकैट डिपार्टमेंट क्या करता होगा बेटा? किटकैट डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म होते होंगे, सेल्स का, परचेज का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का। अब बेटा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो लोग सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है गलती से जो फंक्शन उन्हें पहले परफॉर्म कर दे उसको रिपीट कर दे, डुप्लीकेट कर दें। बेटा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या आप मुझे बताइए इस वजह से काम में खर्चा बढ़ गया? हाँ जी सर, कॉस्ट बढ़ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं। एक काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो इससे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, और रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है तो ऑब्वियस बात है बेटा हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ डिविजनल स्ट्रक्चर लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? बेटा नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताया था? फंक्शनल स्ट्रक्चर के बताया था अमंग द डिपार्टमेंट्स, है ना? ये तो बताया था मैंने बोला था अमंग द डिपार्टमेंट्स देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं डिपार्टमेंट्स के बीच, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ बेटा एक ही डिपार्टमेंट के अंदर देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों? बेटा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पता है क्या, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं। हाँ जी सर, किए जा रहे हैं, है ना? तो मैं कह सकता हूँ एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जब मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन तो होनी है, और जहाँ कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई वहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं बोल सकता हूँ एज मल्टीपल फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड अंडर द सेम डिपार्टमेंट, देयरफॉर देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। तो सर क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं है? हाँ बेटा, डिपार्टमेंट के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, बट अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर की बेटा बात करूँ तो वहाँ अमंग द डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। बात को समझ में आ रही है? तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे अमंग द डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन नहीं है, विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा क्या यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं? बेटा बहुत लड़ाई झगड़े, बट लड़ाई झगड़ों का रीजन क्या है? मैं कह रहा हूँ बेटा लड़ाई झगड़ों का रीजन है एलोकेशन ऑफ फंड्स। मैं कह रहा हूँ किटकैट डिपार्टमेंट नेस्ले से बोल रहा है पैसा हमें ज़्यादा चाहिए, नेस्कैफे बोल रहा है नेस्ले से कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, मैगी बोल रहा है कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। मैं कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे पता है लड़ाई किसको लेके है? यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड्स को लेके। कंपनी ज़्यादा फंड्स कौन से डिपार्टमेंट पे एलोकेट करे, यहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स है तो, बट किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ फंड्स। लास्ट पॉइंट बेटा, क्या ये डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है? बेटा वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं कह रहा हूं उसको मैं क्या बोल रहा था फंक्शनल स्ट्रक्चर को वेरी वेरी सिंपल, और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। बेटा कॉम्प्लेक्स इसलिए आज ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत बड़ी हो गई आपकी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ी है इसी वजह से बेटा पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है काम ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा। तो हमने क्या करा? हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दिए। जब प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दिए तो हमने देखा लड़ाई झगड़े भी होने लगे, ठीक है, रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। तो इससे हमारा मुझे बताओ काम क्या हो गया बेटा? कॉम्प्लेक्स। तो मैं बोल सकता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है। तो आइए बेटा कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेपरेट कर लेते हैं जो अभी हमने कंटेंट पढ़ा है डिविजनल स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर पहला आता है स्पेशलाइजेशन। क्या? स्पेशलाइजेशन। सर कौन सी स्पेशलाइजेशन? आपने स्पेशलाइजेशन तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर भी बोला था। बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने स्पेशलाइजेशन बोली थी वो थी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, बट आज मैं जो स्पेशलाइजेशन बोल रहा हूँ वो कौन सी स्पेशलाइजेशन है? वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो यानी मैं बोल सकता हूँ डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर काम में क्या आती है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यानी जो हमारे लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं? जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर वो बेटा स्पेशलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। बेटा नेक्स्ट एडवांटेज है हमारी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी।
सर फंक्शनल में तो लेसर अकाउंटेबिलिटी थी, यही तो बात है बेटा। मैं कह रहा हूं फंक्शनल के अंदर लेसर अकाउंटेबिलिटी थी, किसकी आंसरेबिलिटी नहीं थी, कोई जवाब दे नहीं था। सेल्स वालों से पूछा, उन्होंने बात डाल दी मार्केटिंग पे, मार्केटिंग वालों ने डाल दी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वालों ने डाल दी परचेज पे, यही चल रहा था, है ना। बट बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बेटा गलती हुई तो पकड़ लेंगे, कॉलर से पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे मुझे बताओ, आओ जरा एक एग्जाम्पल देखें। मैं कह रहा हूं बेटा मान लो मैगी की सेल्स हो गई कम मार्केट के अंदर, ठीक है ना। अब मैगी की सेल्स हो गई कम, तो मुझे बताओ नेस्ले कंपनी सीधा किसके पास जाएगी? सर मैगी डिपार्टमेंट के पास जाएगी। अब मुझे बताओ क्या मैगी डिपार्टमेंट ये बात किटकैट पे डाल सकता है? सर नहीं। क्या ये बात मुझे बताओ नेस्कैफे पे डाल सकता है? नहीं। बेटा मैगी की सेल कम हुई है, इसमें किटकैट का क्या लेना देना, इसमें नेस्कैफे का क्या लेना देना। मैं कह रहा हूं बेटा आज ये बच के भाग ही नहीं पा रहा, मैगी डिपार्टमेंट गया फंस। आज मैगी डिपार्टमेंट को हमने कॉलर से पकड़ लिया और पूछ रहे हैं बता भाई सेल क्यों कम हो रही है। बात समझ में बेटा, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। आज मैगी डिपार्टमेंट को आंसर करना पड़ेगा नेस्ले कंपनी को। आप बात समझ रहे हैं बेटा, यहां पे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है। क्या है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तो बेटा नेक्स्ट एडवांटेज है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, आप क्या यूज कर रहे हो? फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगी, एक्सपेंड करने लगी, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन ऐड करने लगे, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, तो बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर से काम नहीं चलने वाला। आपको क्या लेवरेज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा? बेटा आपको आज डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, यानी आपको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है और एक्सपेंड कर रही है तो उसमें कौन हेल्प करने वाला है आपकी? बेटा उसके अंदर हेल्प करेगा आपके डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये मैं बोल सकता हूं एडवांटेज है किसकी, जल्दी से बताओ, डिविजनल स्ट्रक्चर की। नाम क्या था? एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस भी निकाल लेते हैं, आइए जल्दी से पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ा दिए, फिर भी मैं थोड़े थोड़े सेपरेट कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूं डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? कॉस्टली या मोर एक्सपेंसिव। सर ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, ये हमें महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है यानी हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। बेटा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं तो खर्चा बढ़ गया। बात समझ में, खर्चा बढ़ गया तो नुकसान ही नुकसान बेटा, नुकसान ही नुकसान। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब कि बेटा डिपार्टमेंट के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो अमंग द डिपार्टमेंट्स क्या नहीं था? अमंग द डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन नहीं था। बट यहां विद इन द डिपार्टमेंट ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड। आपको बात समझ में आई? हाँ जी सर, ये तो आपने पहले भी बता दिया था। सर और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं यहाँ पे? हाँ बेटा नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स किसको लेके हैं बेटा? कॉन्फ्लिक्ट्स पता है किसको लेके है? एलोकेशन ऑफ फंड को लेके। सर बेटा पैसों को लेके सारा झगड़ा कौन? मुझे बताओ बेटा, पैसों को लेके झगड़ा है, यानी एलोकेशन ऑफ फंड्स को लेके बहुत ज्यादा यहां पे लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। क्लियर? आइए बेटा क्या एक बार कंपैरिजन कर ले दोनों टाइप के स्ट्रक्चर में। आओ जल्दी से समझो। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर सर डिपार्टमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, वेयर एज in divisional structure departments are made on the basis of product to be manufactured. Functional structure it leads to, जल्दी से बताइए, मुझे तो पता नहीं भाई, देखो आपको बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इधर आओ, मैं कह रहा हूं मुझे बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या लीड करता है? इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। वेरी वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर? नहीं सर, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। क्या मुझे बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है? हाँ जी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल। अच्छा मुझे बताओ इस अगर मैं किसकी बात करूं? फंक्शनल स्ट्रक्चर की। क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, बट ये सारी की सारी चीजें अमंग द डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं अगर मैं किसकी बात करूं, मैं बात करूं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो वहां पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है विद इन द डिपार्टमेंट। अब आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। मुझे बताओ क्या ये सूटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके लिए? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ जी सर। क्या अगर मैं बात करूं डिविजनल स्ट्रक्चर की, ये सूटेबल है लार्ज और डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? हाँ बेटा देखो मैंने कितने सारे पॉइंट्स बता दिए, फिर भी जो मैंने आपको कंटेंट बताया आप इसमें से काफी सारे पॉइंट्स डिराइव कर सकते हो। कम से कम 7 पॉइंट्स आप यहां से डिराइव कर पाएंगे इजीली।
आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, तो आप ऐसे कंपैरिजन करके उसको लिखेंगे। क्लियर है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा से बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। बेटा ये नाम से क्लियर है, नाम मुझे बताओ दोबारा से क्या इसका? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं कह रहा हूं ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैनेजमेंट क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है? मैनेजमेंट। सर इसको मैनेजमेंट क्यों क्रिएट करता है? बेटा मैनेजमेंट इसलिए क्रिएट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। यानी मैं बोल सकता हूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए? अचीव हो जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर हमें समझ में आ रही है। तो बेटा मैं कह रहा हूं आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, ठीक है ना। आपस में कम्युनिकेशन करते हैं रिगार्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं ये जो काम चल रहा है, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑफिस काम अपना डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? बेटा ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कम्युनिकेशन बेटा फ्लो करती है थ्रू स्केलर चेन। क्या आपको स्केलर चेन पता है? क्या मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ाया था स्केलर चेन का? हाँ जी सर स्केलर चेन आपने पढ़ाया। तो मुझे बताओ स्केलर चेन है क्या? बेटा स्केलर चेन में क्या होता है? जो कम्युनिकेशन फ्लो करती है वो एक कमांड को फॉलो करती है, ठीक है ना, एक अथॉरिटी को फॉलो करती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, बॉटम टू टॉप भी कर सकती है, बट एक डायरेक्शन को, पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करती है। समझ में आ गई बात? तो मैं बोल सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन फ्लो करती है वो स्केलर चेन के थ्रू ही फ्लो करती है। वेरी गुड, है ना। अब मुझे बताइए क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है? बेटा अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम ही फ्लो करती है। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करने का मतलब मुझे बताओ। मैं कह रहा हूं सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर कौन देगा? उसका बॉस, है ना। मैं कह रहा हूं बेटा बॉस ही तो आके बताएगा सब ऑर्डिनेट को कि ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, या सब ऑर्डिनेट बताएगा बॉस को नहीं आज नहीं करूंगा कल करूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं मुझे बताओ कौन ऑर्डर देगा? बेटा हमेशा जिसके पास अथॉरिटी है ऑर्डर वो देगा। ऑर्डर रिसीव कौन करेगा? मैं बोल रहा हूं सब ऑर्डिनेट ऑर्डर रिसीव करेगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें डिफाइन करी जा रही हैं, ये कहां डिफाइन करी जा रही हैं? बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और मैं इसको पता कैसे बोल सकता हूं? इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बात आपको समझ में आ गई? और मैंने क्या बताया था इसके अंदर? कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू स्केलर चेन। कम्युनिकेशन किसके थ्रू फ्लो करती है? स्केलर चेन के थ्रू। एंड अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेटा दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी रिजिड। यहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करे गए हैं जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैं बोल सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी की सारी चीजें वेरी रिजिड है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। चेंजेस पॉसिबल है बट इतना इजी नहीं है चेंज करना। देयरफॉर आई कैन से दैट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड इन नेचर। तो बेटा समराइज करते मैंने आपको क्या बताया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? मैंने बताया इट इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। रीजन, पर्पस क्या है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मुझे बताइए कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है? कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू स्केलर चेन, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट इज रिजिड इन नेचर। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। मुझे बताइए क्या इसके अंदर से मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिराइव करनी है? हाँ जी सर, मैं अभी देखना इसके अंदर से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिराइव करूंगा और आपको समझाऊंगा। क्लियर है? आइए चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस पे आते हैं, आओ मेरे साथ। ठीक है बेटा, पहली एडवांटेज है क्लैरिटी इन रूल्स, ठीक है ना, क्लैरिटी इन रूल्स। सर क्लैरिटी इन रूल्स, इस बात का मतलब मैं कह रहा हूं बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके रूल्स क्लियरली डिफाइंड एंड इट इज डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट। मैं कह रहा हूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट ने सबके रोल्स क्लियरली डिफाइन करे गए हैं। अब रोल्स का मतलब क्या है? बेटा रोल्स का मतलब है किसको कितना काम करना, किसी कितनी अथॉरिटी है, किसी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को किसने डिफाइन करा है? बेटा मैनेजमेंट ने क्लियरली डिफाइन करा है, ठीक है। कहां पे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज क्लैरिटी ऑफ रोल्स। बेटा नेक्स्ट एडवांटेज है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया
कि यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर मैनेजमेंट ने क्लियरली डिफाइन कर रखी है कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी कितनी अथॉरिटी है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात रिकॉल करा दूं, क्या मैंने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन बताई हुई है आपको ऑलरेडी? हाँ बेटा, अथॉरिटी मीन्स इट इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम कराने का अधिकार इज अथॉरिटी। वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, कि पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूटी है हमारी कि जो हमें काम दिया गया है उसको हम टाइम पे कंप्लीट करें, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं कह रहा हूं यहां पे फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। ये हमारी सेकंड एडवांटेज। बेटा थर्ड एडवांटेज है, मैं बोल सकता हूं कि यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। सर यूनिटी ऑफ कमांड, ये वर्ड तो मैं सुना सुना लग रहा है। बेटा सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सर सुना सुना लग रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जल्दी से मुझे बताइए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब सर ये तो प्रिंसिपल था जहां पे एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस देगा। बेटा वेरी वेरी गुड, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड नॉट डुअलिटी ऑफ कमांड। याद आया कि वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, दैट इज वन सुपीरियर। वेरी वेरी गुड। क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं कह रहा हूं कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है? हाँ जी, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। मैं कह रहा हूं यहां पे जो सबऑर्डिनेट है उसको ऑर्डर कौन देता है? ओनली वन बॉस। आप बात समझ में आई? तो यानी मैं बोल सकता हूं ये इसकी एडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता है, दैट इज वन सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। बेटा लास्ट एडवांटेज है फॉर्मल स्ट्रक्चर इज गोल ओरिएंटेड। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? गोल ओरिएंटेड है सर। गोल ओरिएंटेड का मतलब बेटा, गोल ओरिएंटेड का मतलब मैनेजमेंट ने देखो इसको डेलिबरेटली क्रिएट करा है। मुझे रीजन बताओ क्यों? ताकि बेटा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। देयरफॉर फॉर्मल स्ट्रक्चर इज गोल ओरिएंटेड, दैट इज इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए? अचीव हो जाए। अब आपको बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ गई। मुझे बताइए जल्दी से, पहला क्या था? क्लैरिटी इन रूल्स। दूसरा क्या था? फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद सर जल्दी से बता दो यूनिटी ऑफ कमांड। और उसके बाद मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जल्दी से बता दो क्या था? गोल ओरिएंटेड। वेरी वेरी गुड। तो मैंने आपको 4 एडवांटेजेस कराई हैं, ठीक है ना? पहले दोबारा से बताओ मुझे जल्दी से बेटा, जल्दी से। मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताओगे। क्लैरिटी इन रोल्स, जल्दी से। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूनिटी ऑफ कमांड एंड गोल ओरिएंटेड। वेरी वेरी गुड। क्या बेटा आगे चलें? हाँ जी सर आगे चलिए, डिसएडवांटेजेस कराइए। आओ बेटा आगे चल के डिसएडवांटेजेस करते हैं। जल्दी आओ मेरे साथ। बेटा पहली डिसएडवांटेज है प्रोसीजरल डिलेज। प्रोसीजरल डिलेज, हाँ बेटा प्रोसीजरल डिलेज का मतलब मैं कह रहा हूं मुझे बताओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किसके थ्रू फ्लो करती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जल्दी से बताइए। स्केलर चेन के थ्रू। वेरी वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं स्केलर चेन के थ्रू अगर फ्लो करेगी तो बेटा डिलेज तो आना ही है। आप बात को समझ रहे हैं? ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं किसी काम को करने के, कम्युनिकेशन को करने के, बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों को, प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते हैं तो काम के अंदर डीले आता है। क्या आता है? डीले। तो पहली डिसएडवांटेज मैं बोल सकता हूं प्रोसीजरल डिलेज। प्रोसीजरल डिलेज का मतलब काम को करने में समय लगता है बेटा, ठीक है ना? टाइम लगता है। अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा देयर आर सम प्रोसीजरल डिलेज। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू स्केलर चेन, सो देयर विल बी डिले इन कम्युनिकेशन। क्लियर? बेटा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रिजिडिटी। मैं बोल सकता हूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी रिजिड। देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच नीड टू बी फॉलोड वेयर देयर इज नो स्कोप, वेयर देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी चेंज। बेटा कोई चेंज का कोई स्कोप ही नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन पे स्टैब्लिश्ड है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस करना इजी नहीं है। कर सकते हो बट इजी नहीं है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा क्या है? रिजिड। ये इसकी डिसएडवांटेज है। क्या है बेटा? ये डिसएडवांटेज। तो मैं बोल सकता हूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड इन नेचर। बेटा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। क्या बोला मैंने? जल्दी से बताओ। नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। बेटा क्रिएटिविटी का स्कोप तो बचा ही नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट। सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिफाइन करी हैं। आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स, सारी की सारी चीजें किसने डिफाइन करी हैं? मैनेजमेंट ने। सो देयरफॉर इट लीव नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन।
यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्कोप बचा ही नहीं बेटा क्रिएटिविटी का। मैं कह रहा हूं आप कुछ शो करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं, बेटा नहीं, अपने पास ही रखो। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीजें पहले से प्लान कर रखी हैं। किसने? जल्दी से बताओ। मैनेजमेंट ने। बेटा मैनेजमेंट सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन करी हुई हैं। सो देयर इज नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। समझ में आ गई बात? बिकॉज एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट, वेदर इट इज अथॉरिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनीथिंग। ठीक है, देयर इज नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। तो बेटा अभी हमने कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ी। किसकी डिसएडवांटेजेस थी? सर ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की थी। पहले मुझे जल्दी से बताइए फॉर्मल स्ट्रक्चर होता क्या है? बेटा फॉर्मल स्ट्रक्चर को मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं। क्यों? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इसी बात की हमने क्या पढ़ी अभी? डिसएडवांटेजेस पढ़ी है। ठीक है ना? क्लियर? जल्दी से मुझे पहली डिसएडवांटेज बताओ कौन सी थी? पहली डिसएडवांटेज थी बेटा प्रोसीजरल डिलेस। दूसरी कौन सी थी? रिजिडिटी। और तीसरी मैंने क्या बताई थी? नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। बेटा नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। मैं कह रहा हूं क्या आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं फॉर्मल स्ट्रक्चर का हमने कंटेंट भी पढ़ लिया, फॉर्मल स्ट्रक्चर का हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देख लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर मैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंटेंट को मिला दूं तो हमारे पास टोटल कंटेंट काफी सारा हो गया। किसके बारे में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या जल्दी से जंप करके आप इनफॉर्मल पे आ जाए? आओ बेटा, रुकना तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोच रहे हो सर इनफॉर्मल क्या है? ये तो वर्ड भी बड़ा अजीब सा, इनफॉर्मल। मैं कह रहा हूं बेटा कुछ भी फॉर्मल काम नहीं है, यहां पे सारा इनफॉर्मल काम है। पहली बात, इसको क्रिएट कौन करता है? इट इज क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉइज। सर एम्प्लॉइज क्रिएट करते हैं? हाँ बेटा, एम्प्लॉइज क्रिएट करते हैं। कैसे? बेटा थ्रू सोशल इंटरेक्शन एट द वर्क प्लेस। मैं बोल रहा हूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉइज थ्रू सोशल इंटरेक्शन एट द वर्क प्लेस टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड कल्चरल नीड्स, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सर ये आपने क्या बोल दिया? मैं कह रहा हूं बेटा आप टेंशन मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, पूरी डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। मैं पहले बोल रहा हूं मुझे बताओ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कौन क्रिएट करता है? एम्प्लॉइज। किस लिए क्रिएट करते हैं? अच्छा सबसे किस लिए तो बात छोड़ो, कैसे क्रिएट करते हैं? थ्रू सोशल इंटरेक्शन। बस सर यहीं पर रुक जाइए और यहीं से समझाइए। अब बेटा मेरे को ढंग से सुनना। मुझे बताओ जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो मुझे बताओ सारा काम हम फॉर्मली करते रहते हैं? नहीं सर, हम आपस में मिलते जुलते भी हैं। लंच हुआ, कैंटीन गए, बातचीत करी, ठीक है ना? ये सारी की सारी चीजें मुझे बताओ बेटा क्या है? ये बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों बेटा साथ में ही चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर मैं कह रहा हूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हटा दोगे ना तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बिखर जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी समझाऊंगा कैसे। पहले आप समझ लीजिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये सोशल इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना, एट दी वर्क प्लेस। किस लिए करते हैं? ताकि उनकी सोशल और कल्चरल नीड्स सेटिस्फाई हो पाए। सर सोशल और कल्चरल नीड्स, हाँ बेटा एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। उनको भी चाहिए कि थोड़ी मस्ती वाली बातें हों। हाँ भाई आज पार्टी में चलना है क्या? उसने बोला हाँ चलेंगे शाम में 8 बजे। बात समझ में आई? अब वो खुश कि आज काम करने के बाद 8 बजे पार्टी में जाना, बढ़िया तरीके से काम करेगा। आप बात को समझिए। मैं बोल रहा हूं ये जो बात हुई ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात हुई? फॉर्मल नहीं थी बेटा, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आप बात को समझ रहे हैं? तो मैं बोल सकता हूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों, पता है क्या, दोनों पैरेलली चलती है। सर एक एग्जांपल दो बेटा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हम बिल्कुल एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट मैं अभी चला जाऊं, पूरी क्लासरूम आपस में बात करने लगते हैं, बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। मुझे बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली उन्होंने? बेटा उन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली। तो आप देख रहे हो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशन बोथ को हैंड इन हैंड, दोनों साथ में चल रही हैं बेटा। अगर मैं इनफॉर्मल को हटा दूंगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटा बिखर जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अभी समझेंगे हम बात को। इतनी बात समझ में आई आपको? तो बेटा मैंने आपसे अभी बताया कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फॉर्मल की बेटा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फॉर्मल बिखर जाएगी। आप बात समझ रहे हो? सर कैसे बिखर जाएगी? मैं कह रहा हूं आप एम्प्लॉइज को बात नहीं करने दे रहे एक दूसरे से, आप उनको लंच करवाते हैं बट एक दूसरे से इंटरेक्ट करने नहीं दे रहे। आप सोच रहे हैं फालतू की बातें करेंगे आपस में। मैं कह रहा हूं आपने इतने रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉइज एक दूसरे से बात कर ही नहीं पा रहे, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। बेटा एक टाइम आएगा वो इतने ज्यादा डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, इतने ज्यादा डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे।
मैं कह रहा हूं आपका पैसा भी उनको नहीं रोक पाएगा बेटा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना चाहते हो। मैं कह रहा हूं बेटा मैं स्टूडेंट्स को एक दूसरे से बात करने नहीं देता, पूरे टाइम डांटता रहता हूं। मैं कह रहा हूं उनको मैं हिलने भी नहीं देता, मैं सिर्फ बोलता हूं कि मेरी बात को सुनना है, मेरी तरफ देखना है। एक हफ्ते ही पढ़ेंगे बेटा फिर भाग जाएंगे। मैं कह रहा हूं क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है इनफॉर्मल के बिना? बेटा नहीं। अब आपको बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना, बोथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों हमेशा साथ में चलते हैं बेटा। एक बड़ा भाई दूसरा छोटा भाई, मैं कह रहा हूं दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसको क्रिएट कौन करता है? एम्प्लॉइज। कैसे क्रिएट करते हैं? थ्रू सोशल इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस। क्यों क्रिएट करते हैं? टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड कल्चरल नीड्स विच इज ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो बेटा यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कौन करता है? पहली बात, एम्प्लॉयज खुद क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? बेटा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है ना। कैसे क्रिएट करते हैं? थ्रू सोशल इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस। ये तीन बातें तो आपको समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन स्केलर चेन के थ्रू फ्लो करती है? नहीं बेटा, यहाँ पे स्केलर चेन की क्या जरूरत? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमारे लिए सब लोग इक्वल हैं। लंच टाइम है बेटा, कोई किसी से भी जाके बात कर सकता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी मैं बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ बट मुझे अथॉरिटी का बताओ, क्या अथॉरिटी यहाँ पे टॉप टू बॉटम? ना बेटा ना। मैं कह रहा हूं यहां पे अथॉरिटी किसी भी डायरेक्शन में, अथॉरिटी कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन वेदर इट इज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, किसी भी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर सकती है अथॉरिटी भी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई किसी से भी जाके बात कर सकता है। क्लियर है? अच्छा सर, इससे पहले वाला जो फॉर्मल स्ट्रक्चर था वो तो रिजिड था। बेटा ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जो मर्जी है बात करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। तो पता है बेटा ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस इजीली है, पॉसिबल है बेटा, आप चेंजेस इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर मैं फॉर्मल की बात करूँ वहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन रिजिड थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है। सर क्या आप सारे पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं सारे के सारे पॉइंट्स को समराइज कर सकता हूँ। पहले मुझे बताओ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कौन करता है? एम्प्लॉइज। कैसे क्रिएट करते हैं? इंटरैक्शन थ्रू वर्क प्लेस या एट वर्क प्लेस, ठीक है ना। क्यों क्रिएट करते हैं? बेटा टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड कल्चरल नीड्स, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है? सर कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, अथॉरिटी ऑल्सो कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन वेदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताओ, क्या ये फ्लेक्सिबल है? हाँ बेटा, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब आपको बात समझ में आई? क्लियर? तो बेटा अभी हमने जो कंटेंट पढ़ा इसमें से क्या कुछ सेपरेशन कर लें? किस चीज का सेपरेशन? बेटा वही एडवांटेजेस का और डिसएडवांटेजेस का। आइए चलिए कुछ एडवांटेजेस निकालते हैं और डिसएडवांटेजेस सेपरेट कर लेते हैं जल्दी से। मैं कह रहा हूं बेटा पहली एडवांटेज क्या? पहली एडवांटेज पता है आपको क्या है? पहली एडवांटेज है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, हाँ बेटा, यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं तो पता है आपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करी है? ताकि आपकी सोशल और कल्चरल नीड्स क्या हो पाए? सेटिस्फाई, आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल पाए। सर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कब से इतना इंपॉर्टेंट हो गया? बेटा मैं कह रहा हूं अगर आप साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी सोशल और कल्चरल नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाओगे बेटा आप ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी एम्प्लॉयज़ की सोशल और कल्चरल नीड्स सेटिस्फाई रहनी चाहिए। और अगर एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हाँ तो उसको चाहिए कि वो साइकोलॉजिकली क्या रहे? सेटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक ग्रुप हो जहां पे वो बात करे, समझ में आ गई बात? हैंग आउट प्लेस हो, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं यानी कि इसकी पहली एडवांटेज है कि हमारी सोशल और कल्चरल नीड्स को सेटिस्फाई करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। बेटा नेक्स्ट एडवांटेज है क्विक कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कम्युनिकेशन पता है क्या है? वेरी क्विक। सर क्विक क्यों है? बेटा वहां तो कम्युनिकेशन फ्लो करती थी थ्रू स्केलर चेन, तो डिले आते थे, देयर वर प्रोसीजरल डिलेस, ध्यान है आपको? हाँ जी सर। बट बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है,
मैं कह रहा हूं रैंडमली उठूंगा, मैं किसी से बात कर सकता हूं, मेरा मन कर रहा था, समझ में आ गई। यहां पे स्केलर चेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है। तो क्या सर कम्युनिकेशन इससे क्विक हो जाएगी? बेटा कोई बैरियर आ ही नहीं रहा कम्युनिकेशन में, डायरेक्ट आप सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन फ्लो नहीं करती, इस वजह से यहां पे कम्युनिकेशन क्या है, क्विक है। बेटा नेक्स्ट एडवांटेज है कि हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ जी सर, ये तो अभी पढ़ाया आपने, फ्लेक्सिबल है बेटा। इस बात का मतलब क्या, हम यहाँ पे चेंजेस इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी ना डिफाइन करे गए हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कुछ भी चेंज करिए, अपनी मर्जी से काम करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और ये भी इसकी एडवांटेज है। तो बेटा अब हमें पढ़नी है डिसएडवांटेजेस। किसकी डिसएडवांटेज पढ़नी है? बेटा हमें डिसएडवांटेजेस पढ़नी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेजेस भी, हाँ बेटा, एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। तो अभी एडवांटेजेस पढ़ी तो हमें डिसएडवांटेजेस भी पढ़नी पड़ेगी। सर डिसएडवांटेजेस हैं क्या? बेटा पहली डिसएडवांटेजेस की, इट मे स्प्रेड रूमर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूमर्स कैसे? मुझे बताइए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि उनकी सोशल और कल्चरल नीड्स सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। इसमें वो बातचीत भी करेंगे एक दूसरे से, और बेटा बातचीत करने के बारे में एक दूसरे की बातें भी करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर रूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती हैं। बेटा एक बात इसके अंदर हम और ऐड कर सकते हैं, रूमर्स मतलब अफवाह, ठीक है ना। क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी लीक होने के चांसेस हैं? बेटा बहुत ज़्यादा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, वो भी इनफॉर्मल है, ठीक है ना। स्केलर चेन के थ्रू फ्लो नहीं कर रही, ठीक है ना। और वो कोई किसी से भी बात कर सकता है, फ्रेंडली टॉक्स, ठीक है ना, कुछ भी आप बातें कर रहे हो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफिस की लीक हो जाए, ठीक है ना। सर तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। बेटा तभी तो ये डिसएडवांटेज है। मैं बोल सकता हूँ इट में स्प्रेड रूमर्स और देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू गेट लीक्ड। यहाँ पे बेटा इतने सारे चांसेस हैं कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो सकती है, लीक हो सकती है। क्या ये डिसएडवांटेज है? हाँ बेटा डिसएडवांटेज है। क्लियर? बेटा नेक्स्ट है प्रायोरिटी टू देयर ग्रुप इंटरेस्ट। यहाँ पे बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, लड़कियों का ग्रुप अलग, लड़कों का ग्रुप अलग, ठीक है ना। आप बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ यंगस्टर्स का ग्रुप अलग, बुड्ढे बुड्ढे एक जगह। ये क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं और वो उन ग्रुप के अंदर ही पता है एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और वो बातचीत जो हो रही है वो फ्रेंडली टॉक्स हैं, सोशल इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे उनका जो ग्रुप बना है वो अपने ग्रुप को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रही है बोलने दो, हमारा ग्रुप पहले है, ठीक है ना, दोस्त के लिए जान भी दे देंगे। मैं कह रहा हूँ इसी टाइप का एटीट्यूड हो जाता है बेटा उन ग्रुप का, क्योंकि वो इनफॉर्मली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो ये भी पता है क्या, ये भी एक डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो पता है अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने लगते हैं। क्लियर? बेटा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रेजिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पे पता है आपको क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी कुछ पॉलिसीज कुछ लॉन्च करने जा रहा होता है, कुछ इंप्लीमेंट करने जा रहा होता है, ये ग्रुप्स आपस में मिलकर रेजिस्टेंस दिखाते हैं, डिनायल शो करते हैं कि हम आपकी पॉलिसीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेटा इन ग्रुप्स की वजह से ही, इन इनफॉर्मल ग्रुप्स की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस टू चेंज, जो ये ग्रुप्स हैं ये चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, ये फॉर्मली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस टू चेंज भी एक डिसएडवांटेज है। किसकी डिसएडवांटेज है जल्दी से बताइए? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। वेरी वेरी गुड। तो बेटा अभी हमने 3 डिसएडवांटेजेस पढ़ी, ठीक है ना। कौन कौन सी? पहली एडवांटेज थी इट में स्प्रेड रूमर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद प्रायोरिटी टू देयर ग्रुप इंटरेस्ट, और लास्ट में मुझे जल्दी से बताइए बेटा, लास्ट में हमने पता है क्या पढ़ा कि लास्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब एम्प्लॉयज़ बात को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं और वो ग्रुप्स आपस में मिलके एक यूनिटी फॉर्म करके अपोज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को। तो यानी रेजिस्टेंस टू चेंज भी एक डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। बेटा क्या अब हमें कंपैरिजन करना चाहिए?
मैं कह रहा हूं जब हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ठीक से पढ़ ली है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख ली, काफी सारी बातें कवर कर ली हैं दोनों के बारे में, तो बेटा एक कंपैरिजन तो बनता ही है बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइए चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो बेटा कंपैरिजन करते हैं, आइए। मैं कह रहा हूं मुझे बताइए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कौन करता है? सर इट इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। वेरी गुड। मुझे बताओ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कौन क्रिएट करता है? बेटा इट इज क्रिएटेड बाय एम्प्लॉयज इटसेल्फ। ठीक है ना? वेरी गुड सर। उसके बाद मुझे बताओ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था क्रिएट करने का? सर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वेरी वेरी गुड। इसका मुझे बताओ इनफॉर्मल का क्या पर्पस है? सर सोशल और कल्चरल नीड्स को सेटिस्फाई करना, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड बेटा। मुझे बताइए यहाँ पे कम्युनिकेशन, फॉर्मल, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल। यहाँ पे कम्युनिकेशन किसके थ्रू फ्लो करती है? स्केलर चेन के थ्रू। यहाँ पे सर एनी डायरेक्शन, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। यहाँ पे एनी डायरेक्शन। सर ये क्या होता था? ये बेटा रिजिड, और ये क्या है? फ्लेक्सिबल। सर यहाँ पे प्रोसीजरल डिलेज होते थे, यहाँ पे प्रोसीजरल डिलेज नहीं होते। सर 6 पॉइंट क्या सफिशिएंट है? हाँ बेटा मोर देन सफिशिएंट है। मैं तो बस आपको कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर बिल्कुल, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों क्लियर। ऐसी हमें फंक्शनल और डिविजनल भी दोनों क्लियर हैं। तो बेटा आपको क्या सारी की सारी बातें समझ में आ गई? हाँ जी सर। क्या आगे चलें? आइए आगे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये तो नाम ही बहुत हैवी लग रहा है। बेटा जितना हैवी नाम है उतना ही हल्का टॉपिक है। बात को समझिए मेरी। मैं कह रहा हूं आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशन सुनिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स इट इज नोन एज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला? डाउनवर्ड ट्रांसफर। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे। मैं कह रहा हूं बेटा सुपीरियर ने अपने कुछ इररेलेवेंट काम, ठीक है ना, पता है किसको करने के लिए दे दिए? सबऑर्डिनेट को करने के लिए दे दिए। वो ओवरबर्डन हो रहा था, उससे इतना काम संभाला नहीं जा रहा था, उसने अपने कुछ काम बेटा सबऑर्डिनेट को, जो उसके नीचे काम कर रहा है, उसको करने को दे दिए। इस पूरी बात को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैं बोल सकता हूं डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर ऐसा क्यों करा? बेटा बिकॉज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये किस पे बेस्ड है? डिवीजन ऑफ वर्क पे। डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि आप देखो पूरे टास्क को डिवाइड कर दो स्मॉलर स्मॉलर टास्क में, और फिर उन टास्क को असाइन करो लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स, ताकि काम के अंदर क्या है? स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे सुपीरियर भी बेटा यही करना चाह रहा है। सुपीरियर ओवरबर्डन था काम से, अब वो क्या कर रहा है? अपने कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है करने के लिए। उससे पता है क्या होगा? उसके ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा, वो कोर इश्यूज पे फोकस कर पाएगा, और कोर इश्यूज पे फोकस करेगा तो उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ऊपर से जो सबऑर्डिनेट है वो भी मोटिवेटेड फील करेगा कि सुपीरियर उसको कुछ काम दे रहा है करने के लिए। तो यानी मैं बोल सकता हूँ बेटा दो धारी तलवार है, एक तीर से दो निशाने कर दिए हमने। काम दिया किसको? सबऑर्डिनेट को। इससे मैनेजर भी खुश और सबऑर्डिनेट भी खुश। सबऑर्डिनेट कह रहा है कि मैनेजर मेरे को काम देता है, मेरा बॉस मेरे को किसी लायक समझता है। आप बात को समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट is known as delegation of authority, and कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बेटा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है? तो बेटा इसके पता है कितने एलिमेंट होते हैं? इसके 3 एलिमेंट होते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज 3 एलिमेंट्स। सर एलिमेंट्स का क्या मतलब? बेटा ये किन किन चीजों से मिलके बनी है? एलिमेंट्स का मतलब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? बेटा 3 पार्ट हैं। सर कौन कौन से? बेटा अथॉरिटी, और सर बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सर बेटा अकाउंटेबिलिटी। मैं कह रहा हूं बेटा 3 इसके एलिमेंट कौन कौन से? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सर इस बात का मतलब क्या है? पहले बेटा मैं तीनों की डेफिनेशन बता दूं आपको। अथॉरिटी का मतलब पता है क्या? अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम कराने का अधिकार इज अथॉरिटी। क्या पहले बताया हुआ है? हाँ जी सर बताया हुआ है। वेरी गुड। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। मैं बोल रहा हूँ ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले एक ही बात है। मैं बोल रहा हूँ ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी।
आपको किसी ने काम करने के लिए दिया है, दैट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, वो आपकी ड्यूटी है कि आप उस काम को टाइम पे कंप्लीट करें, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सर व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? बेटा अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम। जो आज काम हुआ है, जो रिजल्ट आया है, फाइनल आउटकम आया है, उसके लिए जो जवाबदेह है, ठीक है ना, दैट इज आंसरेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम। सर क्या तीनों से मिलके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बनता है? हाँ बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तीनों से मिलके बनता है। तो मैं बोल सकता हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कितने एलिमेंट हैं? बेटा 3 एलिमेंट हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बात समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। क्या बेटा तीनों के बीच में आज एक कंपैरिजन बनता है? बोलो बेटा बोलो, मुझे जल्दी से बताओ, क्या आज तीनों के बीच में कंपैरिजन बनता है? हाँ सर बनता तो है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में एक कंपैरिजन तो कराइए, आपकी मांगे पूरी होंगी, टेंशन की बात नहीं। आओ बेटा कंपैरिजन करें। तो आइए बेटा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में। सर सबसे पहले तो डेफिनेशन ही पढ़नी है दोबारा से। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। Responsibility is the obligation to perform the assigned task. Sir, accountability is the answerability to the final outcome. पहले डेफिनेशन हो गई। सर उसके बाद ये जनरेट कैसे होती है? मैं बोल रहा हूँ बेटा अथॉरिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द फॉर्मल स्ट्रक्चर। अथॉरिटी बेटा कहाँ जनरेट होती है मुझे बताओ? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है ना। अथॉरिटी फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू, हाँ बेटा इस बात का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वही अथॉरिटीज क्रिएट करता है, ठीक है ना। अच्छा सर, हाँ बेटा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कहाँ से क्रिएट होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी। सर डेलीगेटेड अथॉरिटी का मतलब? मैं कह रहा हूँ मैंने अथॉरिटी किसी को डेलीगेट कर दी, आज वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा। मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा आपको ये होमवर्क करके लाना है और दूसरे पर्सन का होमवर्क चेक भी करना है, तो मैं कह रहा हूँ बेटा अगर आपने दूसरे पर्सन का होमवर्क चेक नहीं करा ना तो आप रिस्पॉन्सिबल आप होगे कि वो होमवर्क करके क्यों नहीं लाया। इस बात का मतलब सर बेटा क्योंकि आज मैंने आपको अथॉरिटी दे दी थी, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी थी, आज अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो तो रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे कहाँ से आई? बेटा बिकॉज ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी। जब मैं अथॉरिटी को क्या कर रहा हूँ? डेलीगेट कर रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ, तो वो पर्सन पता है क्या हो जा रहा है? रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है उस बात के लिए। सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है, टेंशन मतलब अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है ना। आप सुनते जाओ पहले पूरी बात। और सर अकाउंटेबिलिटी कैसे जनरेट होती है? बेटा अकाउंटेबिलिटी जनरेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस काम का वही अकाउंटेबल है, वही आंसर देगा। मैं कह रहा हूं बेटा गलती किसी ने करी, मैं कह रहा हूं आंसर मैं दूसरे थोड़ी ना मांगूंगा, जो बंदा इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको पकड़ूंगा, ठीक है ना, और जवाब भी उससे ही मांगूंगा। आप बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी मिस्टेक के लिए आंसर भी वही करेगा, अकाउंटेबल भी वही है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ फॉर्मल स्ट्रक्चर से तो अथॉरिटी जनरेट होती है, और अथॉरिटी जब जनरेट हो गई उसको हमने डेलीगेट करा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो गई बेटा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। सर ये फ्लो कैसे करता है? बेटा अथॉरिटी तो फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज डाउनवर्ड फ्लो करती है। क्या फ्लो करती है? डाउनवर्ड। इस बात का मतलब क्या? बेटा अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करती है। मुझे बताओ क्या मेरा सबऑर्डिनेट आके बोलेगा लो आज से तुम्हें अथॉरिटी ये काम तुम करके लाना, या बॉस आके सबऑर्डिनेट को बोलेगा लो आज से तुम्हें मैं अथॉरिटी दे रहा हूं ये काम करके लाना? मुझे बताओ बेटा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे अथॉरिटी फ्लो करती है। बात समझ में आ रही है? दैट इज डाउनवर्ड ट्रांसफर, ठीक है ना। अच्छा सर वेरी वेरी गुड। अच्छा उसके बाद मुझे जल्दी से बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपवर्ड फ्लो करेगी। मैं कह रहा हूं सुपीरियर थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड्स दी सुपीरियर। वेरी गुड। और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल वो अकाउंटेबल भी होता है, यानी अकाउंटेबिलिटी भी कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम मुझे बताओ अपवर्ड फ्लो करती है, बॉटम टू टॉप। कहां फ्लो करती है? बॉटम टू टॉप, दैट इज अपवर्ड। यानी अथॉरिटी तो फ्लो करती है डाउनवर्ड, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है अपवर्ड और अकाउंटेबिलिटी भी फ्लो करती है बेटा अपवर्ड। इतनी बात समझ में आई? पता बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, ठीक है ना।
सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंटायरली, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टेक हो गई तो हो सकता है 2-3 पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने बांट रखा है, डेलीगेट कर रखा है 2-3 लोगों में, ठीक है ना। बट बेटा अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। मैं बोल रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट कर ही नहीं सकते, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वही अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट किसी पे दूसरे पे बात को टाल नहीं सकते। आप बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। बेटा मैंने आपको 4 कंपैरिजन कराए हैं और इसलिए कराए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो बेटा अभी हमने क्या कंप्लीट करा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और हमने वहां पे देखा कि जो एक सुपीरियर होता है अगर वो ओवरबर्डन हो रहा है काम से, तो वो कुछ काम पता है किसको करने के लिए देता है, अपने सबऑर्डिनेट को। दैट इज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये बात हमने अभी पढ़ी है। क्या सर आज बिल्कुल न्यू टॉपिक इसी में स्टार्ट करना है? हाँ बेटा, आज टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों क्या सेम बात है? बेटा समहाउ सेम है और समहाउ डिफरेंट भी है। कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए जरा समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का बेटा मतलब है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोला मैंने बोला बेटा डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। नाउ डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का मतलब है आप अथॉरिटी को स्प्रेड कर रहे हो अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात तो सुनी लग रही है। बेटा मुझे बताइए कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? फर्स्ट चैप्टर के अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। मैं कह रहा हूँ अगर टॉप लेवल अथॉरिटीज को डिस्पर्स कर देता है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि आज आपने अथॉरिटी बांटी है बट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी नहीं दे रहा, बेटा लेवल्स पे बात चल रही है, आज बड़े लेवल पे बात पहुंच गई। तो मैं बोल सकता हूं आज पता है क्या हो रहा है, आज लेवल्स की बात चल रही है। टॉप लेवल ओवरबर्डन हो रहा था, उसने पता है क्या करा, उसने मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी अथॉरिटी दे दी काम करने के। इस बात को मैं डिसेंट्रलाइजेशन बोलूंगा। आप सोच रहे हो सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। मैं कह रहा हूं एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए दे रहा है, दैट इज डेलीगेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, डिसेंट्रलाइजेशन लेवल्स पे हो रहा है। मैं बोल रहा हूं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, आप अथॉरिटी को बांट रहे हो अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो सर अगर क्या हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को बड़े लेवल पे ले जाएं, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है? हाँ बेटा मैं बोल रहा हूं आज पता हमने क्या करा, मैं बोल सकता हूं डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मैंने एम्पलीफाई कर दिया, बहुत बड़ा चढ़ा के बना दिया, तो आज वो पता है क्या बन गया बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन। बात वही सेम है कि आप अथॉरिटी को अपने नीचे लोगों को दे रहे हो, ठीक है ना, दैट इज आप लेवल्स पे दे रहे हो, वो डिसेंट्रलाइजेशन। एक सुपीरियर अपने इंडिविजुअल को दे रहा है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर?